नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। चीन कम्युनिस्ट पार्टी का पुराना नुक्ता है कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो अंत में वह सच लगने लगता है। यही नुक्ता वह नेपाल के साथ आजमाने की कोशिश में है। चीन ने यहां पर अपना झूठ फैलाना शुरू कर दिया है, जिसे सबल देने में नेपाल के प्रधानमंत्री ओली पायजामा फाड़ जोर लगा रहे हैं। ओली अभी भी अपनी धुन में मस्त है और वह चीन के सारे पर काम करने में लगे हैं। अब यह हाउ यंकी के हुसन का कमाल है अथवा जिनपिंग के डंडे का धमाल है, इसे ओली बेहतर जानते हैं। मगर इस वक्त ओली चीन के भारी दबाव में है। चीन चाहता है कि किसी तरह गोरखाओं को भारतीय सेना में शामिल होने से रोका जाए। भारतीय सेना के गोरखाओं से चीन पूरी तरह वाकिफ है, इसलिए वह नेपाल पर दबाव डाल रहा है कि वह 200 साल पुरानी परंपरा को खत्म करके भारतीय सेना और गोरखाओं के बीच एक चौड़ी खाई खींच दे। पर चौंकाने वाली बात यह है कि गोरखाओं ने ऐलान कर दिया है कि भारत उन्हें अपने प्राणों से भी प्रिय है। उनके दादा परदादा उनसे भारत की सुरक्षा का वचन लेकर विदा हुए हैं। अगर नेपाल की सरकार ने इसके खिलाफ कोई भी निर्णय लिया तो नेपाल में विद्रोह की जिम्मेवार सरकार ही मानी जाएगी। गोरखाओं के इस ऐलान से ओली को टोपी तक पसीने आ गए हैं, जबकि चीन का डंडा और हाउ यंकी के हुसन का फंदा उन पर लगातार कसता जा रहा है। जिन लोगों को यह साधारण सी बात लग रही है, उन्हें गोरखाओं की काबिलियत और उनके भारत के प्रेम को समझना जरूरी है, क्योंकि भारतीय सेना में गोरखा उस मिसाइल की तरह है जिसे दाग और भूल जाओ की भांति भरोसेमंद माना जाता है। पहाड़ के इन योद्धाओं को अगर कोई भी मिशन दिया जाता है तो उसकी 100% सफलता की गारंटी होती है। यानी ये नेपाली गोरखा भारत की शान है, जो भारत को अपनी मातृभूमि से बढ़कर मानते हैं। पर चीन है कि अब उनकी भावनाओं का दोहन करके उन्हें भारत के खिलाफ करने की बड़ी चाल चल रहा है, जिसमें ओली को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन की साजिश से भारत की चिंता भी बढ़ रही है, क्योंकि चीनी दूतावास ने काठमांडू के गैर सरकारी संगठन को खास काम के लिए नियुक्त किया है। इस एनजीओ से यह पता लगाने के लिए कहा गया है कि गोरखा समुदाय के लोग भारतीय सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं। चीनी सवाल का जवाब खोजने के बाद निस्संदेह गोरखा समुदाय का ब्रेन वॉश करने की प्लानिंग तैयार कर रहा है। ऐसा करके वे उन्हें भारतीय सेना का हिस्सा बनने से रोकने की रणनीति बना सकेगा। दरअसल सियाचिन ग्लेशियर की खतरनाक चोटियों को फतेह करने का काम रहा हो या कारगिल में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने की बात हो, गोरखाओं ने हर ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। लद्दाख के पहाड़ों में भी गोरखा भारत के लिए बलिदान को तत्पर है। गोरखा कोई जाति नहीं है, बल्कि हिमालय के तराई इलाके में रहने वाली सुनवार, गुरुंग, मागर और लिंबू जातियों में से है। नेपाल में गोरखा नाम का एक जनपद भी है, जो कि नेपाल का एक छोटा सा गांव है। 8वीं शताब्दी में हिंदू संत योद्धा श्री गुरु गोरखनाथ ने इन्हें नाम दिया था। जन्म के साथ ही यहाँ के बच्चों को सिखाया जाता है कि डरकर जीने से बेहतर है मर जाना। भारत में बाकायदा गोरखा रेजिमेंट है। इसके अलावा ब्रिटेन और नेपाल में भी गोरखा रेजिमेंट बनी हुई है। इन तीनों ही देशों के लिए गोरखा अपनी सेवाएं देते हैं। पर अब लगता यूं है कि चीन भी नेपाली गोरखाओं को अपनी सेना में शामिल करने के लिए कुचक्र चल रहा है। इसके लिए वह बाकायदा नेपाल में चीनी भाषा मंदारिन का प्रचार प्रसार करने में लगा है। वह गोरखा जिले में बड़े पैमाने पर मंदारिन को सिखाने पर लगा है, ताकि गोरखाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में भर्ती किया जा सके। अगर गोरखा मंदारिन भाषा सीख गए तो वह बड़ी आसानी से चीनी सेना में घुल मिल जाएंगे। यह चीन की भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश है, पर इस साजिश की काट भी गोरखाओं के ही पास है। हिमालय के तराई इलाके में बसे गोरखा जिले में ऐसा एक भी घर नहीं होगा जहां से किसी ने भारतीय सेना में सेवाएं नहीं दी हो। किसी परिवार ने तो भारत के साथ नेपाल और ब्रिटेन में भी सैनिक के तौर पर काम किया है। पर आपको जानकर हैरत होगी कि इस इलाके में भारतीय सैनिकों को अपना भगवान समझा जाता है। इन्हें जितना विश्वास अपने इष्टदेव पर है, उतना ही भारत के जवानों पर करते हैं। यह भावनात्मक रिश्ता उन्हें भारत के बहुत करीब ले आता है। यानी चीन के लिए यही बड़ी चुनौती है। बड़ी बात यह है कि गोरखा समुदाय गुरु गोरखनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। वे खुद को गोरखाली कहलवाना पसंद करते हैं। गुरु गोरखनाथ धाम राजस्थान में स्थित है, जहां हर साल बड़ी तादाद में गोरखा समुदाय दर्शन करने आते हैं। पर मामला केवल यहां तक नहीं है। नेपाल में एक बार फिर पीएम ओली के खिलाफ लोग एकजुट हो रहे हैं। नेपाल में सोशल मीडिया पर हैशटैग स्टॉप डेमोसाइड पीएम ओली बड़ी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। डेमोसाइड को लोकतंत्र और नरसंहार यानी जेनोसाइड से मिलकर बनाया है। नेपाल के लोगों का कहना है कि डेमोसाइड देश की मौजूदा स्थिति को बयां करता है। ओली ने देश को बड़ी मुश्किलों में धकेल दिया है। ओली देश की समस्याओं को ठीक करने की बजाय भारत विरोधी बयानबाजी में लगे हैं। इससे साबित होता है कि उनके पास कोई कारगर रणनीति नहीं बची है।
नेपाल की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है और लॉकडाउन के चलते हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो चुका है। देश आर्थिक तंगी से दो चार है, मगर ओली सरकार फिजूल खर्ची से पूरे मुल्क को और भी चौपट करने में तुली है। दरअसल नेपाल के विपक्षी दलों का आरोप है कि पिछले 3 वर्षों में ओली सरकार ने सिर्फ चाय नाश्ते पर $170 मिलियन खर्च किए हैं। यह राशि इस तरह के कार्यों के लिए आवंटित बजट से 800% ज्यादा है। हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री ओली सोशल मीडिया पर चल रहे स्टॉप डेमोसाइड पीएम ओली को भी भारतीय खुफिया एजेंसियों की कारस्तानी बता रहे हैं। वे इसे उनकी सरकार को बदनाम करने और उसे अस्थिर करने की साजिश करार दे चुके हैं। मगर नेपाल आज जिस तरह चीन के चुंगल में फंस चुका है और भारत के साथ उसके रिश्ते बेहद शिथिल हैं, इसके लिए ओली की नीतियां ही जिम्मेदार है। अगर आज नेपाल की जनता ओली के खिलाफ लामबंद हो रही है तो इसकी वजह ओली की विदेश नीति की नाकामी है। सिर्फ गोरखा समुदाय ही नहीं बल्कि नेपाल की बाकी जनता भी यह समझ रही है कि ओली किस दिशा में बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि नेपाल में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की किल्लत और बेतहाशा महंगाई वर्दी लोगों को और भी ज्यादा भड़का रही है। दैनिक उपभोग की ज्यादातर वस्तुएं नेपाल भारत से आयात करता है, मगर पिछले 4 महीनों से दोनों देशों के रिश्तों को ठंडा करने में ओली की 92 आजिया बड़ी जिम्मेदार रही है। हालांकि भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ओली ने पीएम मोदी से बात जरूर की थी। उसके बाद से उन्होंने भारत के विरुद्ध कोई बकलौली भी नहीं की है। मगर ओली सुनाग की तरह है जो फुफकार बेशक नहीं रहा हो पर उसमें विष की ग्रंथि कभी खत्म नहीं हो सकती। हाओयांकी की दीवानगी ने इस 65 साल के बुढ़ऊ को रांझा बना दिया है जो इसके नशे में अपने पद की गरिमा भूलता जा रहा है। चीन और ओली की गोरखा समुदाय को भटकाने की चाल कामयाब हो पाएगी, इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। ओली इस मामले में एक तीर से 2 शिकार पर काम कर रहे हैं। उन्होंने 1947 के उस समझौते की समीक्षा की बात कही है जिसके तहत नेपाली गोरखा भारतीय सेना में शामिल होते हैं। ओली ने इसके लिए गोरखा सैनिकों की पेंशन और रिटायरमेंट के बाद की सुविधाओं का हथियार बनाया है। यह सवाल उस वक्त उठाए गए हैं जब भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। ऊपर से उसने लिपुलेख के नजदीक नेपाली सीमा में अपनी सेना की तैनाती भी कर दी है। यह इसलिए किया ताकि नेपाली सेना भारत की गतिविधियों पर नजर रख सके, जबकि नेपाल को भारत से कभी कोई खतरा नहीं रहा है। बड़ी बात यह है कि इन सैनिकों में गोरखा रेजिमेंट के जवानों को भी शामिल किया गया है, जबकि लिपुलेख में चीन के खतरे के मद्देनजर भारत ने गोरखाओं की एक टुकड़ी तैनात की है। यानी चीन यहां पर नेपाल के द्वारा भारत को विचलित करने की कोशिश में लगा है, पर वह भूल रहा है कि गोरखा जिस तरह से मरने से नहीं डरते हैं उसी तरह वे अपने वचन के पालन से भी पीछे नहीं हटते हैं। वे भारत से वफादारी की शपथ उठाकर सेना में शामिल होते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।